चलो स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? यस लिखो एक बार। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो टेंजेंट बता दिया था और एक नॉर्मल बता दिया था। टेंजेंट की क्वेश्चन हमने तीन फॉर्म में पढ़ी थी। कौन कौन सी फॉर्म थी? एक थी स्लोप फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये थी अपनी जो स्टैंडर्ड सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती थी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसको x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर करके उसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लाके उसके लिए स्लोप फॉर्म लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कर सकते हैं, टू एक्स को एक्स प्लस एक्स वन से, टू वाई को वाई प्लस वाई वन से। तो आपके पास पॉइंट फॉर्म जो एक्स वन वाई वन पॉइंट होता है उससे आप टेंजेंट की इक्वेशन आ सकती है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पॉइंट फॉर्म हो गई, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या बताया था आपको कि अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को उसमें यूज करना है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो उसमें क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा एक्स, मतलब ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा पुट कर देंगे ना उसमें। ध्यान में है? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा पुट करके उसमें सॉल्व करते थे। ठीक है, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करके हम सॉल्व करते थे। तो क्या आता था? x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, ये टर्म आ जाती थी। तो ये तो हमने तीन फॉर्म लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए आपको पॉइंट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे वाली जो इक्वेशंस हमें लिखनी है उस पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स में हमें क्या करना है कि एक सर्कल अगर है हमारे पास, मान लो अभी स्टैंडर्ड सर्कल लिखते हैं, फिर जनरल के लिए भी लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक पॉइंट पी है, मान लो आउटसाइड है, विच इज एक्स वन वाई वन। यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, पॉइंट आउटसाइड होगा तभी टेंजेंट बनेगी। ठीक है, तो मैंने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक मान लेते हैं पी टी वन और एक मान लेते हैं पी टी टू। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी पी टी वन इंटू पी टी टू इज इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास दो लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को निकाल के जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, ये डिराइव भी हो सकता है। तो अभी हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अब एस तो आपको पता है एस क्या होता है, एस वन भी पता है। अब टी किसको कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम एस बोलते थे, याद है आपको? एस इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम एस बोलते थे। इसकी अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट लिख देते हो तो वो बन जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आती है। तो ये जो लेफ्ट में पार्ट है इसका, इसको हम टी बोलते हैं। समझ गए? मतलब टेंजेंट की इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, अगर राइट हैंड साइड में आप 0 रखते हो तो उसको टी बोला जाता है। अब मान लो हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट है इसको एस बोला जाता है। तो दिस इज बेसिकली एस इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, तो और अगर इसका टेंजेंट लिखोगे तो क्या आएगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको हम टी बोलेंगे। समझ आ गया टी का क्या मतलब है? तो जैसे अब एक्स वन वाई वन से, और ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है, अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इंडिविजुअल के लिए हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो ऐसे लिख दो, जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एस वन लिखोगे तो क्या आएगा? ये पॉइंट इसमें पुट कर दो, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है एस वन। तो पॉइंट इसमें पुट कर देना। टी के लिए क्या लिखोगे? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर कैसे लिखा हुआ है, तो ये याद रखना है। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर गिव्स द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू अ गिवन सर्कल। वो कंबाइंड इक्वेशन है ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर हमें क्या बताता है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल। सबको ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑल क्लियर करो एक बार। अब मान लो अगर हमारे पास सर्कल होता जिसकी इक्वेशन होती एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मान लो ये सर्कल की इक्वेशन होती है हमारी। ठीक है, एक्स के प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मान लो ये सर्कल की इक्वेशन होती। तो अब उसके लिए अगर हम SS1 इक्वल टू टी स्क्र लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता, देखो। तो s कैसे लिखते हैं आप, s तो वही लिख देते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, S1 का क्या मतलब हो जाता कि इस सर्कल में वो पॉइंट पुट कर दो, हो जाता x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, और t का क्या मतलब होता कि इसकी जगह टेंजेंट लिख दो xx1 प्लस y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ आ गया SS1 इक्वल टू टी के कैसे लिखा। अब मान लो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ आपको कि भाई एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वहां से हमने टेंजेंट बनाई और वो दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो क्या करेंगे, SS1 इक्वल टू टी के लिख के ये क्वेश्चन आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्म में आ जाएगी। मतलब ऐसे आ जाएगा ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 उस फॉर्मेट में आ जाएगी। तो वो जो पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होती थी वो क्या कंडीशन लगाते थे, a प्लस बी इक्वल टू 0 कर देंगे उसमें, तो a प्लस बी 0 करके बन जाएगी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसी का मेथड 2 क्या रहता है, मान लो हमें पेयर ऑफ टेंजेंट पे क्वेश्चन आ रहा है। कई बार क्या होगा, ये वाला मेथड आपको लेंदी पड़ेगा जो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर वाला है। मान लो वो बोलता है एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ऐसे का कुछ भी हो सकता है ना, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना दे। तो एक और मेथड है जो हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कल है एक्स के प्लस वाई स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पॉइंट मान लो गिवन है हमें x1 y1, और हमने ये दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट हो गई जिसकी हमने स्लोप मान ली से m1, और एक टेंजेंट हो गई जिसकी हमने स्लोप मान ली m2। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट हो गए हमारे पास। अब इसको करने का क्या तरीका है, मतलब और अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है या कुछ और चीज निकालनी है और आपको लग रहा है कि उस तरीके से वो लेंदी होगा, तो हम पहले एक टेंजेंट की क्वेश्चन मान लेते हैं, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये हमने स्लो फॉर्म में इसकी क्वेश्चन लिख दी। ऑब्वियसली इसमें कितनी टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, ये तो क्लियर हो रहा है ना आपको, ये दो टेंजेंट है। ठीक है, तो कोई भी एक मान लो, से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आपने एक टेंजेंट मान ली। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों टेंजेंट है पैरेलल नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि प्लस ए वाली भी आएगी और माइनस ए वाली भी आएगी। ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगी ना, समझ रहे हो? स्क्रीन लैग हो रही है, ओके।
वेट, अभी देखो क्लियर है स्क्रीन? अगर लैग होगी तो आप बता देना मुझे, ठीक है, माइक से बता सकते हो। तो जैसे मान लो हमने ये बात कर रहे थे कि भाई अब मेरे पास अगर मैं दोनों टेंजेंट प्लस माइनस वाली तो लूंगा नहीं, प्लस माइनस वाली तो पैरेलल हो जाएंगी, तो अभी तो यहाँ तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारे पास। तो हमने मान लो ये लाइन मान ली y इज इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें क्या करो, पॉइंट x1 y1 को सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि टेंजेंट तो है ही सर्कल की। इसमें किसको सेटिस्फाई करा दो, x1 y1 को, तो y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इन m। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन m, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली जब आप सॉल्व करोगे तो m1 और m2 की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि इस पॉइंट से पास करने वाली दो ही टेंजेंट तो हैं जिनकी स्लोप क्या है, m1 m2। तो मैंने क्या किया, वो एक टेंजेंट की क्वेश्चन जो हमें पता है स्लोप फॉर्म में वो लिखी, उसमें x1 y1 को सेटिस्फाई करा दिया, क्वाड्रेटिक इन m बन गया। और क्वाड्रेटिक इन m बन गया तो उसमें दो रूट आ जाएंगे, m1 और m2। तो सेकंड मेथड में क्या था कि हमने, अब हमें मतलब मान लो कि स्लोप फॉर्म से चलना है, तो मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1 जो कि आउटसाइड द सर्कल है, वहां से एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली y इज इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन से पॉइंट कौन सा पास कर रहा है, x1 y1, तो वो उसमें सेटिस्फाई करा दिया। अब उससे तो एक आएगी ना, बट हमें तो दो चाहिए। अब दो क्यों होंगी, क्योंकि x1 y1 आउटसाइड है, तो वहां से दो दो टेंजेंट ही तो बनेंगी। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक बना दिया। अब क्वाड्रेटिक से ऑब्वियसली m की क्वाड्रेटिक बन गई है, तो m की दो वैल्यू आएंगी। और इस पॉइंट से निकलने वाली दो टेंजेंट कौन सी हैं, एक स्लोप m1 वाली, एक स्लोप m2 वाली है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट का टॉपिक, ठीक है। पेयर ऑफ टेंजेंट ध्यान रखना है, दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर वाला मेथड, उसमें आपको कंबाइंड इक्वेशन मिलेगी PT1 इंटू PT2 इक्वल टू जीरो की, ठीक है। और अगर मान लो वहां से लाइंस को निकालने को कहता है, वो बोलता है कि भाई इस पॉइंट से दो टेंजेंट होगी वो निकालो, तो उस मेथड को मत यूज करो, क्योंकि उससे आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आएगी। फिर कंबाइंड इक्वेशन के बाद आपको उसको ब्रेक करके दो पे जाना पड़ेगा। जबकि ये वाले मेथड से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ना, पॉइंट टेंजेंट में डालो और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, m1 m2 की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वही क्वेश्चंस में आपको क्लियर होगा और ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, अब डायरेक्टर सर्कल की भी डेफिनेशन है, तो उसको समझना आप, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल जरूरी नहीं है सर्कल हो, कुछ केसेस में सर्कल निकलेगा, कुछ केसेस में वो सर्कल नहीं निकलेगा। वाई कौन सा बेटा, वाई वाई कहाँ निकाला है मैंने? ये कैसे लिखा है, ये तो टेंजेंट की क्वेश्चन है, ये इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। टेंजेंट की क्वेश्चन है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये तो इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, वो आपको आना चाहिए। अच्छा अब सुनो, डायरेक्टर सर्कल पे सुनो। देखो लेक्चर्स ब्रेक मत करो, अगर आप लेक्चर्स छोड़ोगे ना, स्किप करोगे, तो फिर वो आपको ऐसा होगा कि एक आएगा समझ में, फिर पूरा चैप्टर समझ नहीं आएगा, फिर वो पूरा गोलमोल हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर आपकी व्यवस्था है तभी मिस करो, अदरवाइज मिस मत करो। अभी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो टीम में एरर आ रहा है, वो जो लेक्चर्स जो परसों का लेक्चर था वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, डायरेक्टर सर्कल पे आते हैं। अब डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर, सच दैट बोथ दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो वो जो पॉइंट का लोकस होता है उसको डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, देयर इज अ पॉइंट P विच इज आउटसाइड द सर्कल, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, P का लोकस निकालना है मुझे, ठीक है, सच दैट ये यहाँ पर क्या हो, 90 डिग्री हो। फिर आप सोचोगे सर ऐसे और भी तो पॉइंट आ सकते होंगे, हाँ और भी आएंगे। जैसे आप यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी किस पर आएगा, डायरेक्टर सर्कल पर आएगा।
कुछ केसेस में वो सर्कल होता है, कुछ केसेस में वो सर्कल नहीं होता है, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है, वो नाम है उसका तो ना, लोकस का तो नाम है बस। जैसे यहाँ से आया ऐसे, और ये परपेंडिकुलर हो तो ये वाला पॉइंट भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ डायरेक्ट सर्कल की डेफिनेशन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स such that पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में P मान लेता हूँ, ठीक है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स सच दैट टेंजेंट्स आर perpendicular at point of intersection is डायरेक्टर सर्कल। आई बात समझ में कि नहीं आई? डेफिनेशन क्लियर हुई? पहले तो डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए पहले तो, कि उन सब पॉइंट्स का लोकस जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो टेंजेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब इसका लोकस निकालना है हमें, ठीक है। इसको, इसके लोकस को निकालने के दो तरीके हैं सर्कल में, बट बाकी सब जगह पे एक ही तरीका है। तो अभी हम डायरेक्टर सर्कल, एक तो सर्कल का निकालेंगे और एक पैराबोला का भी निकालते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो अब मैंने क्या किया कि ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ एच कॉमा के, इसका तो मेरे को लोकस निकालना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट टच कर रही है टेंजेंट, यहाँ पे टच कर रही है, तो ये सेंटर मान लेते हैं इसका 0 0 है। मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसका रेडियस ए है, तो आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वो डायग्राम में आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट वो एक स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर की नहीं बन जाएगा, देखो ये 90, ये 90, ये 90, दो साइड बराबर हो गई, तो चारों एंगल 90 हो गया और दो साइड एडजेसेंट साइड बराबर है। स्क्रीन लैग हो गया, वेट, Screen is lagging. अभी देखो, अभी ठीक हो गया। Yes, sir. तो देखो दोबारा से सुनो, मैं क्या कह रहा था कि भाई एक सर्कल था, ये पॉइंट था, तो यहाँ से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री है, इसी पॉइंट का तो लोकस निकालना है एच कॉमा के का, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गया, ये लेंथ ए यूनिट है, ये लेंथ ए यूनिट है, और तीन एंगल 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो एच कॉमा के का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, A√2 आ जाएगा। समझ गए सब लोग? क्योंकि ये ए है, ये ए है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, A√2 आ जाएगा। अभी भी स्क्रीन लैग है? अब तो क्लियर होगा ना? माइक से बताओ, ठीक है, ओके। क्लियर, Clear, sir. क्लियर है। एक मिनट में बता रहा हूँ। चलो दोबारा से सुनो, दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। अभी जिसका स्क्रीन लैग कर रहा है वो बेटा थोड़ा सा वेट करो, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। अब सुनो इधर, देखो डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि कोई एक, मान लो कोई भी एक कर्व है, ठीक है। सो देयर इज अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द कर्व, वहां से आप क्या कर रहे हो, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो ऑन द गिवन कर्व, और वो टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे पॉइंट पी से अगर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी और ये इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हैं, तो पी का जो लोकस होगा उसको हम डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे, ठीक है। समझ गए? तो locus of point P such that tangents are perpendicular at point P is the director circle of a given curve। तो जो given curve है जिसपे आप tangents ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो उस पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर हैं तो उस पॉइंट के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कर्व आएगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे डायरेक्टर सर्कल पॉसिबल हैं, एक कर्व के लिए एक डायरेक्टर सर्कल आएगा, ठीक है। तो और हो क्या सकता है डायरेक्टर सर्कल आए और हो सकता है डायरेक्टर सर्कल ना आए। होगे ना आप?
उठा और पाओगे नहीं, तो आप ही फेंक जाओगे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तब देख लेंगे। चलो इधर देखो भाई, अपने माइक को म्यूट रखो यार सब लोग। Locus of point of intersection of tangents such that tangents are perpendicular at point of intersection is director circle। अब वापस आते हैं, अब मेरे को ना इसका लोकस निकालना था, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये ए यूनिट का एक सर्कल हो गया हमारे पास। ये सर्कल हो गया, सॉरी ए यूनिट का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया। अब ये जो पॉइंट P है, ये सेंटर O से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है? a√2 की दूरी पर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a√2। ठीक है, अब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट आ गया इसका। तो हो क्या रहा है, ये जो पॉइंट P है, इसका अगर आप एक सर्कल बनाओगे, सर्कल बन रहा है हमने देखा जैसे, तो इसका जो लोकस आएगा वो एक सर्कल आएगा, जो कि सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पर होगा? a√2 की डिस्टेंस की दूरी पर होगा। इसका रेडियस a√2 होगा। अब क्लियर है भाई सबको ये वाली बात? ये अभी भी कुछ कुछ कंफ्यूजन है? सर्कल में हमेशा जो भी डायरेक्टर सर्कल आएगा इज अ सर्कल विद रेडियस √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, सो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कल is a circle 2 with concentric with circle 1 and radius √2 times the circle 1। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ सर्कल 1 मतलब सर्कल 1 है जो गिवन सर्कल है, तो गिवन सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है वो क्या होगा? एक सर्कल होगा जिसका सेंटर तो सेम होगा बट रेडियस क्या होगा? √2 टाइम्स हो जाएगा। तो कंफ्यूजन? ठीक है, ऐसा अब एक काम करते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी निकालते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से देखना कैसे निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मतलब ये तो तरीका हो गया जो सर्कल में लगेगा, सर्कल में तो ज्योमेट्री से आपने कर लिया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह लगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब वही सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल है हमारा, ये पॉइंट भी आउटसाइड है एच कोमा के। यहाँ से मैंने जो टेंजेंट्स बनानी है वो मुझे पता है क्या करनी है, परपेंडिकुलर बनानी है। तो टेंजेंट्स आपस में क्या बनानी है? परपेंडिकुलर, और ओरिजिन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये टेंजेंट की क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है? एच कोमा के सेटिस्फाई हो रहा है, तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 एम के एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 के एच एम प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? तो ये मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था जो दूसरा वाला तरीका था पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, कि मैंने एक टेंजेंट की क्वेश्चन लिखी, वो किससे पास कर रही है? एच कोमा के से पास कर रही है, तो एच कोमा के उसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो देन इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इन एम। अब इस क्वाड्रेटिक इन एम के दो रूट हैं, m1 और m2, बट उसके साथ अच्छी चीज क्या है कि m1 m2 परपेंडिकुलर है। तो इस इक्वेशन के दो रूट हैं m1 एंड m2, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? m1 m2 इज -1। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? m1 m2 इज -1, ये आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया। अब m1 m2 -1 आ गया, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। रिजल्ट आ गया देखो।
एच के प्लस के स्केयर 2 ए स्केयर आ गया ना, तो एच की जगह एक्स लिख दिया, के की जगह वाई लिख दिया, एक्स के प्लस वाई स्केयर इज 2 ए स्केयर। कोई कंफ्यूजन? डायरेक्टर सर्कल सबको क्लियर हो गया? तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसका अब। फाइंड द डायरेक्टर सर्कल of the parabola y square is equal to 4ax if tangent to it is y is equal to mx plus a by m, where a is positive। करो भाई, ये खुद से ट्राई करो एक बार। एक्स इक्वल टू माइनस से आएगी। देखो क्या करोगे अब आप, ये पैराबोला ना कुछ इस शेप का बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो से एक पॉइंट लेते हैं h, k, वहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। लोकस किसका निकालना है, सच दैट ये दो टेंजेंट्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, टेंजेंट की क्वेश्चन आपको दी दी है। अगर मान लो टेंजेंट की क्वेश्चन, अब वैसे तो हम याद करेंगे आगे चल के, अगर नहीं दी होती तो आप क्या करते, y इक्वल टू mx प्लस c को टेंजेंट की क्वेश्चन मान लेते, ये स्लो फॉर्म में निकालना है हमें, तो उसको इसमें पुट करके इक्वेशन में पुट करके d0 कर दो, तो c की वैल्यू a बाय m आ जाती है इस केस में। ठीक है, तो अब टेंजेंट की क्वेश्चन पता है आपको, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब क्या करोगे, दो टेंजेंट निकलनी चाहिए h, k से, तो h, k इसमें सेटिस्फाई कर दो, m की क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाय एम। देखो क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या बन जाएगा, एम स्केयर एच माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे को क्या चाहिए, -1, m1 m2 -1 चाहिए।
तो वो कितना आ जाएगा, a बाई एच इज इक्वल टू -1, आ जाएगा x इज इक्वल टू -a। तो देखो ये मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायरेक्टर सर्कल है वो एक वर्टिकल लाइन आती है, ठीक है, अगर ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन आती है x इज इक्वल टू -a। मतलब इसके ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे x इज इक्वल टू -a के ऊपर, तो कुछ ऐसे आएंगे, जैसे इधर भी आओगे तो ये ऐसा भी टेंजेंट बनेगा, यहाँ से लोगे तो ये ऐसा टेंजेंट बनेगा, और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ गया, समझ आ गया सब लोगों को? और क्लियर करो एक बार। तो आप सबको डायरेक्टर सर्कल भी समझ आ गया, ठीक है। एक बार और क्लियर कर दो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आ रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्ड। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान दो। अच्छा, कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी अगर एक आपके पास कर्व है, चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो, दो पॉइंट ले लो उस कर्व के ऊपर और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दो, प्रोवाइडेड दैट लाइन शुड बी, मतलब वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। कॉर्ड इनसाइड भी हो सकती है और आउटसाइड भी हो सकती है, ऐसे जरूरी नहीं है इनसाइड ही रहेगी। जैसे मान लो आप सर्कल के केस में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इनसाइड ही है, ठीक है। अब क्योंकि क्लोज फिगर है ना ये, अब जैसे पैराबोला के केस में भी आपको ऐसा वाला पैराबोला है तो वो इनसाइड ही लगेगी आपको कॉर्ड। बट मान लो जैसे एक वैसा हाइपरबोला हम पढ़ेंगे, अब उसमें ये वाली भी एक कॉर्ड है, ठीक है, ये भी कॉर्ड बोलते हैं इसको, और इसको भी कॉर्ड बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड। ये वैसे आउटसाइड आ रही है कर्व पे, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉर्ड शुड लाई इनसाइड और आउटसाइड द कर्व। व्हाट इज नेसेसरी कि वो एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए और वो दो पॉइंट को कर्व पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगर इसी को आप एक्सटेंड कर दोगे, अभी लाइन सेगमेंट अगर नहीं रहेगा और इसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो इसको हम फिर सीकेंट बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं ये बोल देता हूँ पीएबी, तो पीएबी इज नॉट अ कॉर्ड, पीएबी इज सीकेंट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉर्ड कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड, और ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड दी गिवन कर्व। कॉर्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों आ सकती है। अब जनरली तीन टाइप्स की कॉर्ड हैं जो हम पूरे कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। एक है कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, एक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और एक है कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन। ये तीन टाइप की कॉर्ड है जो आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है। एक कॉमन कॉर्ड भी होती है, हाँ, कॉमन कॉर्ड भी होती है। अगर दो कर्व्स हैं और उसकी एक लाइन है तो उसको कॉमन कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये चार टाइप की हमारे पास कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके उनको सबको पढ़ते हैं और उनकी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले है हमारे पास कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स। से पी अल्फा एंड क्यू बीटा। जब भी ऐसे में लिखते हैं ना पी अल्फा क्यू बीटा, इसका मतलब है हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट दे रहे हैं उस सर्कल के, ठीक है। तो मान लो आपके सर्कल की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके ऊपर आपने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया विच इज ए कॉस अल्फा कॉमा ए कॉस बीटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लिया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, सॉरी, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लिया ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट याद है ना, हमने लिखे हुए थे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। स्क्रीन लैग, स्क्रीन लैग बाकी बच्चों को भी हो रही है? प्रणव आप एक बार मीटिंग रीज्वाइन करो, बाकी बच्चों को स्क्रीन लैग तो नहीं हो रहा? कर देना 200। ओके, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास एक
माइक बंद करे बेटा सब। हाँ देखो, आपके पास एक पॉइंट हो गया ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, दूसरा पॉइंट हो गया ए कॉस बीटा ए साइन बीटा, ठीक है। फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए, तो लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमारे को, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आती है, ये इलिप्स में और सर्कल में थोड़ी एक जैसी आती है। इलिप्स में इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें याद करनी कंपलसरी है, ये क्वेश्चंस में यूज होती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, तो वो आता है एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, प्लस वाई बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो x बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ये इक्वेशन है, वे डिराइव भी करते हैं। अब जो इलिप्स होता है ना, उसमें क्या आता है, यहाँ पे x बाय ए, यहाँ पे y बाय बी आ जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आप बोलोगे ये कॉमन लेके वहां पे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए रखा है ताकि आपको इलिप्स और इसकी दोनों की याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो और हाइपरबोला की भी हम उसी तरीके से फिर याद करेंगे। तो क्या इक्वेशन है, x बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब ये डिराइव कैसे होगी, पॉइंट फॉर्म से। देखो y माइनस ए साइन अल्फा, ये तो दो पॉइंट है हमारे पास, स्लोप क्या होगी, a टाइम्स ऑफ साइन बीटा माइनस साइन अल्फा और a टाइम्स ऑफ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, कुछ ऐसी टर्म है हमारे पास। तो ये a से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ जाएगा y माइनस ए साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है ना आपको, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस जी बाय 2 साइन सी माइनस जी बाय 2, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस जी बाय 2 साइन सी माइनस जी बाय 2, माइनस 2 साइन सी प्लस जी बाय 2 साइन सी माइनस जी बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस ए कॉस, आया, समझ आ गया। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस जी बाय 2 साइन सी माइनस जी बाय 2। तो ये आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस जी बाय 2 साइन सी माइनस जी बाय 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ये दोनों टर्म तो हमारी क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब मेरे को जो इक्वेशन चाहिए उसका फॉर्मेट क्या है, कॉस और साइन में है ना, तो उसको साइन और कॉस में रखना है हमें, ठीक है। तो अब पहले माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आएगा, ठीक है, माइनस ए साइन अल्फा 2 प्लस हो जाएगा ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये टर्म आ जाएगी। इधर आ जाएगा मेरे पास 2, अच्छा एक काम करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये 2 का झंझट हट जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा, ये टर्म तो चली गई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। तो इस बात समझ आ गई होगी। अब इसको उधर ले जाते हैं वाई वाले टर्म को, तो आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये टर्म इधर आके ऐड हो जाएगी ए टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बाय, ठीक है जी। तो अब क्या टर्म बन गया हमारे पास, एक्स बाय ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई बाय ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, इक्वल टू ये टर्म अगर आप देखो कॉस, कॉस से कॉस भी प्लस साइन भी, तो कॉस ऑफ ए माइनस भी हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 के बराबर आ जाएगा। ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक
ठीक है, तो x बाय cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y बाय a sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये फॉर्म आपको याद रखनी है, मतलब याद रहेगी तो बढ़िया, नहीं तो हर बार डिराइव करना पड़ जाएगा। बाकी अगर पॉइंट्स पता होंगे तो डिराइव करना आसान रहेगा, हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? यहाँ तक कुछ नहीं रहा, 2 पॉइंट थे, हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके क्वेश्चन निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये भी समझना, ये भी अच्छा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं? अगर एक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है, वहां से आपने 2 टेंजेंट बनाई, तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मान लो जैसे एक सर्कल है, तो एक पॉइंट पी है, यहाँ से आपने एक टेंजेंट बना दी T1, यहाँ से आपने एक दूसरी टेंजेंट बना दी T2। ठीक है, और ये एक लाइन आपने ज्वाइन कर दी, ए और बी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो लाइन ए बी है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। 3 लाख कर रही है। यस सर। देखो अभी आगे होके मैंने दोबारा से रीशेयर किया है। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या डेफिनेशन है? अगर पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है, वहां से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए और हमारे पास 2 पॉइंट आ गए ए और बी, तो ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बी इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो सेगमेंट बन रहा है ए बी, ये कॉर्ड बन गई, तो इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये समझ आ गया? डेफिनेशन समझ आ गई? पहले तो ये बताओ, अभी ठीक है स्क्रीन की नहीं है? ओके, ऑल ओके लिखो अगर स्क्रीन सही है तो, वॉइस भी क्लियर है तो ऑल ओके लिख दो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब सुनो, अब मेरा कंसर्न क्या है कि मान लेते हैं इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है। जैसे इससे पहले हमने कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की इक्वेशन निकाली है, यहाँ पे हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा कंसर्न है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं से अल्फा बीटा और इसको मान लेते हैं गामा डेल्टा। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को क्या मान लिया मैंने? अल्फा बीटा, और ये वाले पॉइंट को क्या मान लिया? गामा डेल्टा। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। मतलब मैं डिराइव कर रहा हूँ इसकी क्वेश्चन को, ए बी की क्वेश्चन को। तो ये बताओ, मैं एपी की इक्वेशन लिख सकता हूँ? इक्वेशन ऑफ एपी, एपी की इक्वेशन लिख सकते हैं हम? एपी की इक्वेशन लिख सकते हैं ना, टेंजेंट एट ए करके। तो क्या होता है, पॉइंट फॉर्म लिखना होता है, तो क्या बन जाएगी? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? क्योंकि इक्वेशन अब देखो क्या याद रखना है, x1 y1 में हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, बट वो जो x1 y1 था वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? अल्फा बीटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? एपी की। सिमिलरली बीपी की इक्वेशन क्या होगी? बीपी की इक्वेशन हो जाएगी गामा एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बताओ भाई, ये सबको क्लियर होगी ये वाली बात कि एपी की इक्वेशन क्या है और बीपी की इक्वेशन क्या है? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, क्योंकि ये एपी की इक्वेशन है, इस पे पी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा x1 प्लस बीटा y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। गामा x1 प्लस डेल्टा y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा।
इतना समझ आ गया? ठीक है जी। अब देखना, अब अगर आप ध्यान से देखो ये वाली जो इक्वेशन है, दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, दो पॉइंट से पास करने वाली एक ही लाइन हो सकती है, ये भी हमें क्लियर है। तो वो लाइन कौन सी होगी? ए बी ही होगी। तो मैंने ए बी की इक्वेशन अभी ये लिख दी। ए बी की इक्वेशन क्या लिखी हुई है देखो, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए बी। ऐसा क्यों होगा? देखो ए बी किस पॉइंट से पास कर रही है? ए बी जो है वो अल्फा बीटा और गामा डेल्टा से पास कर रही है। अब इसमें अल्फा बीटा, ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों से पास कर रही है, ये हमें क्लियर है। कैसे क्लियर है? आप अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाई कराओ तो क्या आएगा? अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन माइनस ए स्क्वायर, वो सही है एकदम। गामा डेल्टा इसमें सेटिस्फाई कराओ, गामा एक्स वन प्लस डेल्टा वाई वन माइनस ए स्क्वायर, वो भी एकदम सही है। ठीक है, तो अल्फा एक्स वन प्लस बीटा वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म आ जाएगी। गामा एक्स वन प्लस डेल्टा वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब है ए बी की इक्वेशन पक्का से यही होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया टी इक्वल टू जीरो हो गया। ये टी तो है लेफ्ट हैंड साइड में, टी तो लिखा हुआ है, समझ आ गया? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, अब देखो ये जो टी इक्वल टू जीरो, एस एस वन इक्वल टू टी, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर और से एस वन लेस देन जीरो, एस वन ग्रेटर देन जीरो, ऐसा जो लिख रहे हैं ना, ये पूरे कोनिक में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास एक जनरल सर्कल है, अभी तो मैंने नॉर्मल सर्कल लिया था, जनरल सर्कल लेते हैं, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये पॉइंट आउटसाइड वाला पॉइंट है एक्स वन वाई वन। ठीक है, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ से भी आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ऐसे करके। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए आ गया, ये पॉइंट आपका बी आ गया। अब आपको ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है, ए बी की जो इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी हमारे पास? ये टी इक्वल टू जीरो आएगी, बस डायरेक्टली टी इक्वल टू जीरो लिख दो। अब टी इक्वल टू जीरो किसके लिए लिखना है? जो कर्व होगी उसके लिए लिखना है। तो क्या बनेगा? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये तो इसकी होगी सीओसी की क्वेश्चन, इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को सीओसी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, यार ये तो टेंजेंट की क्वेश्चन थी। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर आपके पास सर्कल दिया हुआ है और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट एक्स वन वाई वन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप टी इक्वल टू जीरो लिखोगे तो वो स्टेंजेंट की क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अगर पॉइंट आपका आउटसाइड है और आपने ये टेंजेंट बना दी ऐसे, ठीक है, अब मैं ये पॉइंट देके, ये वाला पॉइंट मान लो अल्फा बीटा लिया लिया मैंने, इसके लिए अगर मैं टी इक्वल टू जीरो लिखूंगा तब तो एपी की क्वेश्चन आएगी। बट अगर मैं इस पॉइंट को लेके टी इक्वल टू जीरो लिखूंगा तो वो इसकी क्वेश्चन आएगी। कौन से पॉइंट को लेके? एक्स वन वाई वन को लेके। समझ रहे हो ना सब लोग? तो वो टी इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं है हमेशा टेंजेंट की कुछ नहीं देगा, वो कहीं पर कुछ भी। अब जैसे एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर आ रहा था, वो तो लिखा हमने इसलिए था कि हमें याद करने में आसानी हो। एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर जो आपने लिखा था वो तो याद करने में आसानी हो, क्योंकि अगर वो आप याद नहीं करोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। समझ गए? ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया से एक्स वन वाई वन। ठीक है, और आप इसमें सीओसी की क्वेश्चन लिखना चाहते हो। ठीक है, मान लो अब आप ए बी की क्वेश्चन लिखना चाहते हो, तो ए बी सी ओ सी क्लियरली है कि यहाँ पे दो टेंजेंट आ रहा है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है सी ओ सी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो जो ए बी की इक्वेशन आएगी वो इस केस में भी टी इक्वल टू जीरो ही आएगी। वो क्या लिखोगे? अब इस कर्व के लिए टी इक्वल टू जीरो लिख देना है, वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया कैसे लिखा है? वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? वाई वाई वन, और टू एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स प्लस एक्स वन। दोबारा शेयर कर रहा हूँ, रुको। सबको ये क्लियर हो गया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्ड हुज थर्ड कॉर्ड। याद रखना है ये सबको, मतलब ऐसे फालतू में नहीं बता रहे हैं, ये पूरे कोनिक में यूज होता रहेगा। तो जिसको अभी ध्यान नहीं आएगा ना, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, उसको क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन।
chord whose midpoint is known slash given, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग, कि हमारे पास एक सर्कल है, इसकी भी इक्वेशन कुछ वैसी आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगी, जो सब हमेशा हमें याद करनी है, ठीक है। जिसकी स्क्रीन हैंग हो रही है ना बेटा, 1-2 मिनट वेट करो, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ही रुकिए आप बोले जा रहे हो स्क्रीन हैंग स्क्रीन हैंग, अभी थोड़ा रुको ना। मेरे पास तो 2 स्क्रीन है, दोनों एकदम अच्छे से परफेक्टली चल रही हैं। देखो अब इसमें क्या है कि कॉर्ड की क्वेश्चन निकालनी है जिसका मिड पॉइंट नोन है, ठीक है। तो पॉइंट पी है मेरे पास से x1 y1, ठीक है, और यहाँ पर P जो है वो हमारा मिड पॉइंट है। सर्कल की क्वेश्चन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने एक स्टैंडर्ड सर्कल मान लिया सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, इसका सेंटर 0 0 है। मेरा कंसर्न क्या है, अब कॉर्ड पता है मेरे को, उसका मिड पॉइंट भी पता है, ठीक है, x1 y1 है उसका मिड पॉइंट, और सेंटर पता है। सर्कल की क्वेश्चन पता है तो सेंटर और रेडियस ये सब पता है हमें। अब मेरा कंसर्न है, मेरे को ए बी की क्वेश्चन निकालनी है। तो क्या हो गया, एक कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट पता है और उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम इसको बोलेंगे कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन या हुज मिड पॉइंट इज गिवन। समझ आ गया। तो ए बी है, उसका मिड पॉइंट हमें पता है, ए बी की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमें मिड पॉइंट पता है और सेंटर भी पता है ना सर्कल का, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, इसको वो मान लेते हैं। तो आप बताओ ओपी की स्लोप पता है आपको, स्लोप ऑफ ओपी कितनी आएगी, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, तो स्लोप आ जाएगी y1 बाय x1, ठीक है। तो ओपी की स्लोप क्या आ गई, y1 बाय x1। अच्छा अब ए बी की स्लोप क्या आएगी, ए बी की स्लोप क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस x1 बाय y1। हाँ ए बी की स्लोप क्या आएगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब आपको ए बी की स्लोप पता है, पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो ए बी की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 बाय y1 इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर। तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास x x1 प्लस y y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये टर्म आ गई। क्लियर है, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पे, पॉइंट यूज किया और ये स्लोप यूज कर लिया। अच्छा अब इसको याद भी करना है हमें, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये t बन रहा है और ये आपका s1 बन रहा है। सो t इक्वल टू s1 विल गिव द इक्वेशन ऑफ, जैसे अब आपको क्या क्या याद रखना है, एस एस वन इक्वल टू टी इसके लिए याद रखना है, टी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फिर टी इक्वल टू 0 हो गया, फिर आपने अभी अभी पढ़ा था कि टी इक्वल टू 0 इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर टी इक्वल टू s1 इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is known, equation of chord whose midpoint is known। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब मान लो मेरे को स्टैंडर्ड सर्कल के लिए लिखना है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसके लिए मेरे को मान लो उसने बोला ये स्टैंडर्ड सर्कल है, इसके लिए मेरे को कॉर्ड की क्वेश्चन लिखनी है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट x1 y1 है, तो ये ए बी की क्वेश्चन लिखनी है। सेम इससे आप वो भी सेम उसी तरीके से डिराइव करोगे, सेम ही आंसर आएगा। माइनस जी माइनस एस लेके ये स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप यूज करके अगर निकालोगे ए बी की क्वेश्चन, तो क्या आएगी, वो सेम आ जाएगी, टी इक्वल टू s1। तो क्या आएगा, x x1 प्लस y y1 प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c
इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ भाई, समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन कॉर्ड। तो फोर्थ टाइप की कॉर्ड है विच इज कॉमन कॉर्ड। अब तीन टाइप की कॉर्ड क्लियर हो गई। पहली कॉर्ड थी हमारी कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, x बाय cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, वो याद रखना है आपको, y बाय sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो ये थी कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। फिर थी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज t इक्वल टू 0, फिर कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट इज नोन t इक्वल टू s1। नेक्स्ट इज कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड बहुत ही इजी है। तो जैसे मान लो एक सर्कल है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है s1 इक्वल टू 0। एक और सर्कल है, इसकी इक्वेशन है ऐसे मान लो s2 इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसी कॉर्ड जो कि दोनों के लिए कॉमन है, वो ये वाली आएगी। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ सर्कल से डिराइव हो जाएगा। तो जब हम फैमिली ऑफ सर्कल लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। होता क्या है कि ये लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए जो कि दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो जब आप s1 माइनस s2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x के y के दोनों के कट जाएंगे। बिल्कुल लिख के दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा। s1 मान लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो ये सर्कल 1 की इक्वेशन है। ठीक है, अब ये तभी होगा जब इसके सेंटर मतलब अलग अलग होंगे। अगर कंसेंट्रिक हो जाएंगे तब s1 माइनस s2 नहीं आएगा ना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो सर्कल हैं। जब आप इन दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक चीज देखना, मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये डिराइव कैसे हो रहा है। तो इस पे p और q आ रहा है, ठीक है जी। इस पे p और q आ रहा है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे p और q आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो इस पे भी तो p और q आएगा। p और q सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? इस पे सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि के कोऑर्डिनेट इस पे सेटिस्फाई करेंगे। अब ये लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू क्या होगी? तो यही हो जाएगी पी क्यू। ठीक है, सो दिस इज s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 व्हिच विल गिव अस द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? नहीं समझ आया तो बताओ एक बार। ये हमारी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बताओ एक बार जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। There are some formulae based on chord। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, बट जैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ वैसे आपको आना चाहिए ताकि आप भी डिराइव कर सको जब एग्जाम वगैरह में ये पूछा जाए आपसे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो है क्या कि कॉमन कॉर्ड से नहीं, कॉमन कॉर्ड से नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं। मान लो एक सर्कल है मेरे पास। ठीक है, सो देयर इज अ पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द सर्कल। वहां से आपने एक टेंजेंट बना दी, एक टेंजेंट और बना दी ये वाली। और ये सेंटर हमने मान लेते हैं ओ बना दिया। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया। तो ये जो लेंथ आ गई है मेरी T1 आ गया। ये पॉइंट T1 मान लेते हैं, ये पॉइंट T2 मान लेते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो लेट्स से द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज एल एंड रेडियस इज आर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हो? रूट एस वन याद है आपको? पॉइंट अगर आउटसाइड द सर्कल आपको पता है, सर्कल की क्वेश्चन पता है, तो रूट एस वन विल गिव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। और से ये वाला एंगल हम थीटा मान लेते हैं, और ये टी वन टी टू को ज्वाइन करना है, जो कि हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ होगी। सो टी वन टी टू इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, एक चीज देखो आप सबसे पहले तो, कि जो ट्राइंगल ओ टी वन पी है, ट्राइंगल ओ टी वन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ टी टू पी। ये सही है, बताओ। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, आर है और इधर भी आर है, ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। उससे ये थीटा है तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? थीटा। ये एल है, ये भी एल बन जाएगा, वो तो हमें पहले से ही पता है वैसे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब थीटा थीटा हो गया, फिर अगर आप देखोगे, इस पॉइंट को भी कुछ मान लेता हूँ मैं, एम मान लेता हूँ, तो टी वन एम पी, ट्राइंगल टी वन एम पी एंड ट्राइंगल टी टू एम पी, इनको देखना है कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो टी वन पी और टी टू पी तो बराबर है, ठीक है। पी एम भी कॉमन है हमारे पास, ठीक है। और ये भी थीटा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा ना, तो टी वन पी टी टू पी, थीटा थीटा और पी एम, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपका आर एच एस से हुआ था, ये आपका एस सी एस से हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ टी वन टी टू। सेकेंडली ये भी पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा टी वन एम इज इक्वल टू टी टू एम। दूसरा में ये पता चल जाएगा कि टी वन टी टू इज परपेंडिकुलर टू ओपी, पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएंगे ना, टी वन एम पी और टी टू एम पी बराबर आ जाएंगे। तो ये दोनों आपके दोनों का सम 180 होगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी अब हमने 90 प्रूफ कर दिया और ये भी हमने 90 प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं हम सबसे पहले तो लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो ये थीटा 90, देखो अब देखो, ये थीटा, ये 90, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, ठीक है। तो मेरे को अब ये भी मेरे को पता चल गया कि एम इज मिड पॉइंट, ये भी यहाँ से पता चल गया ना। तो मेरे को अब टी वन टी टू निकालना है। सो टी वन टी टू इज बेसिकली टू आर कॉस थीटा। समझिए कैसे? आर कॉस थीटा इज टी वन एम, तो उसका डबल करेंगे तो टू आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल यहाँ पे 90 है, ये थीटा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, तो tan थीटा इसके बराबर आ रहा है आर बाय एल। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन है, tan थीटा इज आर बाय एल। तो tan थीटा इज बेसिकली आर बाय एल, एक रिलेशन ये है मेरे पास। तो मेरे को तो cos थीटा चाहिए, तो ट्राइंगल में मैंने ऐसा कर लिया कि भाई ये आर है मेरे पास और ये एल है, ये अंडर रूट एल स्क्र प्लस आर स्क्र हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2r cos थीटा इज एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्र प्लस आर स्क्र। तो लेंथ ऑफ जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसकी आ जाएगी 2lr या आर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्र प्लस एल स्क्र। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। tan थीटा आपको पता चली गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, आर बाय एल के बराबर। थर्ड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी वन टी टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी वन टी टू। अब देखो ये किसके बराबर आएगा? तो हाफ बेस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ पी एम इंटू टी वन टी टू, ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, हाफ ऑफ पी एम इंटू टी वन टी टू। तो टी वन टी टू की तो लेंथ मेरे को पता चल गई है। अब पी एम की लेंथ कितनी होगी? पी एम की लेंथ है एल कॉस थीटा, हाफ इंटू, समझ गए ना? पीएम की लेंथ कितने बराबर है? एल कॉस थीटा, तो ये एल कॉस थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, एल कॉस थीटा इंटू टी वन टी टू इज 2lr अपॉन अंडर रूट एल स्क्र प्लस आर स्क्र। तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, आर एल स्क्र बाय अंडर रूट एल स्क्र प्लस आर स्क्र इंटू कॉस थीटा इज एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्र प्लस आर स्क्र। ये मेरे पास आ रहा है एल क्यूब आर अपॉन आर स्क्र प्लस एल स्क्र, या एल स्क्र प्लस आर स्क्र लिख लो, एक ही बात है। समझ आ गया? तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी वन पी टी टू हो गया। फोर्थ, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये तो आ ही जाएगा बहुत इजीली, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब होगा क्या, वहां पे आपको वैल्यूज दिए होंगे ना, तो डायग्राम बनाने के बाद अब मतलब अभी तो हम आर और एल में लिख रहे हैं, वो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये थीटा, तो एंगल बिटवीन इज 2 थीटा ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट इज 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मेरा किसके बराबर था?
आर बाय एल था, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ आर बाय एल आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे होल डायग्राम में, दैट इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, ऐसे लिख देते हैं, सर्कम इक्वेशन नहीं लिखने की जरूरत है। सर्कम सर्कल of triangle PT1 T2 always passes through center of given circle, which is O. This implies PO becomes diameter. देखो, इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आप PT1 T2 से एक सर्कल पास कराओगे तो पक्का O से पास करेगा। ठीक है, PT1 T2 से अगर आप एक सर्कल पास कराओगे तो क्या करेगा, O से पास करेगा। अब वो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बार और आपको शो करता हूँ। देखो, अब मान लो ये डायग्राम है हमारे पास, हमें क्या करना है, PT1 T2 से अब एक सर्कल को पास कराना है। तो PT1 T2 से जो आप सर्कल पास कराओगे, हम वो कह रहे हैं वो किससे पास करेगा, O से भी पास करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मैं PT1 T2 से एक सर्कल को पास कराता हूँ, देखो आप इसको ऐसे थोड़ा अदर वे राउंड सोचो कि मान लो मेरा एक सर्कल है जो OT1 या OP को डायमीटर लेके अगर मैं बनाता हूँ, ऐसे मैंने किया कि मैंने OP को डायमीटर लेके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली T1 T2 से पास करेगा। क्यों T1 T2 से पास करेगा, क्योंकि अगर आप OP को डायमीटर लेते हो तो T1 पे 90 है ना, तो T1 उस सर्कल पे आएगा ही आएगा, क्योंकि OP डायमीटर बनेगा तो T1 शुड लाई ऑन द सर्कल, क्योंकि T1 उसका क्या बनेगा, ये डायमीटर के कारण सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि OP को डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, क्योंकि OT1P is 90 and OT2P is 90, so the circle will pass through T1 and T2. अभी स्क्रीन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर PT1 T2 को ट्राइंगल लेकर आप इसका सर्कम सर्कल बनाओगे तो पक्का O से पास करेगा। ठीक है, तो इसको हम अदर वे राउंड लेते हैं कि मान लो PO को डायमीटर लेके आपने सर्कल बनाया, क्योंकि PT1O is 90 डिग्री एंगल एंड PT2O is also 90 डिग्री एंगल, तो हमें समझ आ जाएगा कि T1 एंड T2 जो है वो किस पे लाई करेंगे, T1 T2 किस पे लाई करेंगे, वो उस सर्कल पर ही लाई करेंगे। समझ गए? तो अगर आप PT1 T2 का सर्कम सर्कल बनाते हो तो पक्का से O से पास करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ठीक है, अच्छा अब मेरे को अनाउंसमेंट करना है, आज हम एक इवनिंग में क्लास रखेंगे 1 to 2:30। ठीक है, ये सबके लिए कंपलसरी है, इट इज क्लास ऑन 1 to 2 या 2:30, जब तक भी मेरा मन करेगा। सो इट विल बी बेस्ड ऑन सर्कल्स ओनली। आज हम वो जो नए बच्चों की क्लास है वो नहीं रखेंगे। कल भी हमारी मॉर्निंग में क्लास होगी, सेम टाइमिंग 9:30 to 11। ठीक है, तो कंसर्न रहेगा कि हम थोड़ा सर्कल जो भी हमारा थोड़ा बैकलॉग हो रहा है वो उसको कवर अप कर दें। ठीक है, तो ये दोनों क्लास आपको अटेंड करना कंपलसरी है।
तो आज की क्लास है 1 to 2:30 सर्कल्स, और सुबह कल ये टुमारो की क्लास है। आज की वो जो क्लास होती है 2 to 3 वाली वो नहीं होगी, ठीक है। जो नए बच्चों की क्लास है वो नहीं होगी, वो नेक्स्ट वीक में मैं उसको कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो कल सैटरडे, कल की भी क्लास है आपकी 9:30 to 11, और आज की क्लास है आज ये आफ्टरनून की क्लास है, पीएम लिख देता हूँ, ये टुडे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? जो कल मैंने क्लास स्किप करी थी उसको मैं इसमें कंपनसेट कर दूंगा 1 to 2:30 में। तो उससे क्या होगा, हम थोड़ा सर्कल आगे खींच लेंगे, सर्कल थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट सैटरडे जो टेस्ट आएगा उसमें फिर सर्कल आ जाएगा। क्लियर है सबको? कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन मैसेज मी। मैं अभी कोशिश करता हूँ कि जो कल के लेक्चर थे और आज के लेक्चर हैं अपलोड कर दूँ, अगर डाउनलोड हो जाता है तो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे बच्चों। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है।